हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम पढ़ने वाले हैं वो चीज़ें जो बच्चे बहुत ही कम पढ़ते हैं क्लास 11th में। अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको एक अलग सी इमेज से देखा जाता है कि ये तो एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इसके अंदर थियोरी इतनी नहीं आती, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन ये सारी बातें बिल्कुल झूठ है। अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको न्यूमेरिकल्स करने ही हैं, लेकिन अगर आप इसमें थियरी इग्नोर करते हैं तो आपको न्यूमेरिकल्स करने में प्रॉब्लम आएगी। और यहाँ जो आप थियरी पढ़ते हैं वही बेस बनता है आपके सारे कंसेप्ट का जो आप नंबर्स में करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं आज के इस चैप्टर की जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है, हमने शुरू किया था कहीं और से, हमने शुरू किया था अकाउंटिंग इक्वेशन से, पहला चैप्टर हमने उसको बनाया, लेकिन आपकी बुक्स में पहला चैप्टर ये होता है। ठीक है, लेकिन अभी अगर आपने 10 वन शॉट देख लिए हैं जिसके अंदर मैंने आपको सारी बातें बताई हैं, तो अब ये फ्रूटफुल है कि आज हम इसको पढ़ें और आज आप अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएं। तो बाकी जितने भी वन शॉट हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको देखिए। आई बटन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो ज़रूर वो आपको हेल्प करेगी और उसके बाद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल होगा वो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए तो बात करते हैं आज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग इन वन शॉट बाय मी। माय नेम इज अमन मेहता। चलिए तो सबसे पहले बात आती है अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो अब देखो, मैं आपको पहली ही स्लाइड से समझाने लग जाता हूँ कि क्यों हमने इसको बाद में रखा। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉर्डिंग? अगर मैं आपको सबसे पहले पढ़ाता, बेटा रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जब हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। सर बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होती है? बेटा वही अकाउंट वकाउंट जो बनाते हो तुम। सर रिकॉर्ड कैसे करते हैं? बेटा जर्नल एंट्री कर। सर ये क्या होती है? वैलिड पॉइंट। अब मैं आपको जर्नल एंट्री समझाता तो मैंने आपको सीधे जर्नल एंट्री पढ़ा दी है अब तक। अगर आप जर्नल एंट्री पढ़ चुके हैं अब आपको समझ में आएगा रिकॉर्डिंग होती क्या है। ठीक है, तो चलिए मैंने आपको समझा दिया कि क्यों मैंने इस चैप्टर को बाद में रखा और आपको भी समझ में आ गया कि इस सिस्टम से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या है बेटा? एक आर्ट है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। किस चीज की आर्ट है बेटा? रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की यानी बांट देने की, और समराइज कर देने की, समरी बनाने की। ठीक है, इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब जिसकी भी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिसको भी हम क्लासीफाई कर रहे हैं, जिसको भी हम समराइज कर रहे हैं, वो सब की सब चीजें किस में आ रही है बेटा? टर्म्स ऑफ मनी यानी पैसे के रूप में देखी जा रही हैं। ठीक, इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ये जो चीजें हैं वो क्या है बेटा? ट्रांजैक्शन है और इवेंट है। विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। जो पार्शली हो या कंप्लीट हो, ये फाइनेंशियल करेक्टर में होना चाहिए। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। तो सर हमें समझ में क्या आया? सर हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो बेटा देखो जरा ध्यान से, हम रिकॉर्ड करेंगे, हम क्लासीफाई करेंगे, हम समराइज करेंगे ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को जिनको हम मनी टर्म्स में देख सकते हैं। और उनको कैसे हम ये तीनों काम करेंगे? सिग्निफिकेंट मैनर में करेंगे, ये फाइनेंशियल करेक्टर होंगे। और जब हम ये सब कर लेंगे तो हम इंटरप्रेट करेंगे रिजल्ट इनका, कि भाई जो हमने रिकॉर्ड करा, समराइज क्लासीफाई करा, समराइज करा, इसके बाद इसका रिजल्ट क्या बनता है, इसका मतलब क्या है, हमने इतना कुछ करा क्यों। तो इंटरप्रेट करने का मतलब समझाना। क्या बेटा? रिजल्ट समझाना। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स, कि जो ये अकाउंटिंग देख रहा है उसको समझा रहे हैं। तो कंप्लीट अकाउंटिंग तब तक नहीं होती जब तक हम उसके यूजर तक उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा देते। चलिए तो अब इसको डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। रिकॉर्ड कैसे करते हैं सर? बेटा देखो, रिकॉर्ड ऐसे करते हैं कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। ठीक है, इवेंट, सर इवेंट क्या होता है? सर वो शादी ब्याह, मुंडन, बर्थडे, ये सारी चीजें नहीं बेटा। इवेंट का यहाँ पे मतलब है कोई भी चीज जो घटना घट जाती है अपने आप। ट्रांजैक्शन और इवेंट के बीच में कई लोगों को फर्क नहीं पता होता। ट्रांजैक्शन होता है लेन देन करना। दैट मीन्स वो जब हम, क्या है बेटा, हम कर रहे हैं तब हो रहा है। अगर मैं सामान खरीद रहा हूं तो मैंने खरीदा तभी मेरे पास आया है वो। मैं खरीदूंगा नहीं तो मेरे पास कैसे आएगा? तो ट्रांजैक्शन बेटा तभी हो सकती है जब कोई इनिशिएट करता है, शुरुआत करता है। लेकिन इवेंट एक ऐसी चीज है जो अपने आप हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैं परचेस कर रहा हूं, मैं फिर सेल कर रहा हूं। तो आप खुद बताओ कि अगर मैंने 1 लाख यूनिट खरीदी किसी चीज की और उसको बेचता रहा बेचता रहा बेचता रहा, पूरे साल भर बेचा, तो क्या आप मुझे बताओ कि मैं 1 लाख यूनिट बेच दूंगा? ये बात श्योर है? हो सकता है सर ना बेच पाओ, हो सकता है 10,000 5,000 यूनिट बच जाए, आप 90,000 95,000 यूनिट बेच दो, हो सकता है पूरी बेच दो, क्या पता किसको। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 लाख यूनिट खरीदी थी साल की शुरुआत में और मैं बेचता गया बेचता गया बेचता गया और साल के एंड तक मैं सिर्फ 95,000 यूनिट अपने प्रोडक्ट की बेच पाया। सर 5,000 बच गई। बेटा मैंने बचाई, मेरा मन कर रहा था क्या? नहीं सर। तो बेटा ये अपने आप हुआ, ये इवेंट है। अब जो 95 यूनिट्स बेची इससे प्रॉफिट हुआ,
क्या आपको पता था जब आप बेचना शुरू कर रहे थे, सेल कर रहे थे पूरे साल भर, कि आपको प्रॉफिट हो गया लॉस होगा इस बिजनेस में? सर नहीं पता था। तो प्रॉफिट या लॉस हुआ तो होगा ना। कैसे हुआ? अपने आप हुआ। यानी जो हम ऑपरेशंस करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो क्या है बेटा? हमारे ऑपरेशंस हैं। लेना देना, पैसे कम ज्यादा, ये सारी चीजें, क्लोजिंग स्टॉक बच जाना, या फिर कहें प्रॉफिट या लॉस हो जाना, ये अपने आप उसका आउटकम है। तो ये क्या है बेटा? इवेंट है। कोशिश तो हमारी ये होती है कि हमारे क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल ना बचे, कोशिश तो ये होती है हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट या लॉस ना आए, लेकिन वो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो इवेंट है जो अपने आप घटते हैं हमारे ऑपरेशंस के थ्रू। तो जो हम करते हैं, देन लेन करते हैं, वो सारी चीज बेटा क्या है? ट्रांजैक्शन है। और जो अपने आप हो रहा है वो इवेंट है। आई होप मैंने पूरा डिटेल में तसल्ली से आपको समझा दिया। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये मॉनेटरी टर्म्स में होनी चाहिए, यानी पैसे। कितने रुपए का खरीदा? सर मैंने दो उसको जादू की झप्पी दी थी। जो हमारा वेंडर था, जो हमारा सप्लायर था, उसने मुझे वो सामान दे दिया, मुझे नहीं पता कितने का। बेटा जब तक आप किसी भी ट्रांजैक्शन को, किसी भी इवेंट को पैसों में नहीं बता सकते कि इतने रुपए का था, तब तक वो अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं हो सकता। और पहले जब ट्रांजैक्शन हो, इवेंट हो, मॉनेटरी टर्म में होगा, फिर उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। और रिकॉर्ड करने से पहले हम क्या देखेंगे कि भाई ये सच्ची बात है भी या नहीं है, इसका कोई बिल है पक्का? बिल दिखाओ, तब पता अच्छा एक्चुअल में जो ये बोल रहा है ये बात सच है कि 5,000 रुपए का खर्चा हुआ है, तो अब मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। तो इससे हमें समझ में आया कि ट्रांजैक्शन इवेंट जो मॉनेटरी टर्म में, उसका एक सबूत होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो वो वो देखने के बाद हम क्या करेंगे बेटा? रिकॉर्ड करेंगे उसको। सर अब बताओ रिकॉर्ड करेंगे कैसे? बेटा जर्नल एंट्री नाम की एक चीज होती है। ठीक है, जिन्होंने पढ़ लिया है जर्नल एंट्री, बहुत अच्छी बात है। जो पहला चैप्टर समझ के पहले चैप्टर को देख रहे हैं, उनके लिए तो फिर मैं थोड़ा डिटेल में बता ही देता हूं। जर्नल एंट्री बेटा एक तरह से लिखने का तरीका है, पहली बार बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी भी ट्रांजैक्शन या इवेंट को। ठीक है, तो ज्यादा बेटर तो ये है कि भाई आप सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़े, फिर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े, फिर आप इसका जर्नल एंट्री का चैप्टर पढ़े, फिर लेजर पढ़े, उसके बाद ये थियरी वाले चैप्टर पढ़े, ज्यादा बेटर है। ये 4 चैप्टर पहले कर लो कम से कम, आपको एक आइडिया लग जाएगा क्या क्या होता है ना। चलिए, तो जर्नल एंट्री होती है जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो बेटा ये क्या? ये एक जर्नल एंट्री है। ये क्या हो गया बेटा? ये क्या हो गया कि हमने क्या करा? हमने क्या करा कि हमने बिजनेस में कैपिटल लगाई, तो कैश बढ़ा और कैपिटल बढ़ी। तो ये एक ट्रांजैक्शन थी जो हमने की। अब इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम ये करते हैं, जर्नल एंट्री। ठीक है, जब ये रिकॉर्ड हो जाता है तो फिर हम क्लासीफाई करते हैं, वर्गों में बांट देते हैं। यानी हम जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शन हो, जितनी भी कैपिटल की ट्रांजैक्शन हो, जितने भी हम सेल की ट्रांजैक्शन कर, जितने भी हम परचेज की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उनको सारी ट्रांजैक्शन को एक जगह पे लिखा जाएगा। उस जगह को बोलते हैं हम लेजर। और लेजर एक ऐसा बुक है जिसके अंदर बहुत सारे अकाउंट्स बने होते हैं, कैश, बैंक, सेल, परचेज, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, ये सारी चीजें बनी होती हैं। तो कहने का मतलब क्या है? रिकॉर्डिंग मतलब जर्नल एंट्री, क्लासिफाइंग मतलब अकाउंट्स बनाना, और समराइज मतलब फाइनल अकाउंट बनाना। फाइनल अकाउंट जैसे सारे लेजर बन जाएंगे तो उन लेजर के सभी बैलेंसेस का यूज करके हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे बेटा। और ट्रायल बैलेंस बनाने से जो भी सारे बैलेंसेस की एक लिस्ट बन जाएगी, उनको हम ट्रांसफर कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के अंदर। तब जाके समराइज हो जाएंगी चीजें, क्योंकि हमने इतना सब कुछ रिकॉर्ड करके, क्लासिफाई करके, फिर हम क्या रहे हैं अकाउंटिंग करके? हम चाह रहे ये रहे हैं कि हमें पता चले कि हम बिजनेस कैसा कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, साल के एंड में पता चलता है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, हमारे पास कितनी एसेट है, कितनी कैपिटल है, कितनी लायबिलिटी है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये यहां तक हमने सारी बातें कर ली। फाइनेंशियल कैरेक्टर में होना चाहिए, ये भी बात हमने कर ली। फिर बात करते हैं इंटरप्रेटिंग रिजल्ट देयर ऑफ। अब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, एक बेटा एनुअल रिपोर्ट बनती है जिसके अंदर अकाउंट का सारा डाटा होता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसको कहां तक पहुंचाया जाता है? हम उसको इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट को, किसको करते हैं? जो देखना चाह रहा है। सबसे पहले कौन? ओनर, जिसने पैसा लगा वो तो चाहता ही है कि मुझे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिले, मेरे भेजे में आए और मैं पता करूं कि मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। मैनेजमेंट को पूरा बिजनेस चलाना होता है तो मैनेजमेंट को चाहिए होती है ऐसी इन्फॉर्मेशन। फिर जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं इनको चाहिए होती है। बैंक, जिनसे अगर मान लो हम लोन लेने जाएंगे, वो बोलेंगे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाओ। ठीक है, तो वो देखेंगे, कहेंगे हाँ अच्छा इनका बढ़िया बिजनेस चल रहा है, ठीक है इनको लोन दे दो। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जितने भी यूजर्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं, समझाते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर
and in terms of money transaction and event which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof. ठीक, अब इसके आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पर सबसे पहले हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट को देखते हैं। हम किसको देखते हैं बेटा? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट को देखते हैं, पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अगर मान लो भाई मैं जिस बिजनेस में हूँ उसमें मेरे बिजनेस के अंदर डिपार्टमेंट है कि मैं सामान बनाता हूँ और क्या करता हूँ, उसको आगे अपने दूसरे डिपार्टमेंट में भेजता हूँ। मान लो मैं ये पेन बनाता हूँ तो इसकी बॉडी बनती है, इसके अंदर का रिफिल बनता है, तो बॉडी बनती है तो मैं बॉडी किसको बेच रहा हूँ बेटा? भेज रहा हूँ मैं दूसरे डिपार्टमेंट में भेज रहा हूँ ताकि इसके अंदर रिफिल डल पाए, उसका ये काम है। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि ये ट्रांजेक्शन जो ये लेन देन हुआ तो ये फाइनेंशियल करेक्टर का, वो फाइनेंशियल करेक्टर नहीं है। ठीक है, तो हमें फाइनेंशियल करेक्टर के ट्रांजैक्शन और इवेंट को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसका क्या चाहिए होगा बेटा? सोर्स डॉक्यूमेंट भी चाहिए होगा। फिर बात करते हैं मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, और जिस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर दिया उसको मेजर करो कि मॉनेटरी टर्म्स में इसकी क्या वैल्यू आती है, फिर उसको रिकॉर्ड करो, फिर उसको क्लासीफाई करो, फिर उसको समराइज करो, फिर एनालाइज करो और इंटरप्रिटेशन करो, लास्ट में कम्युनिकेशन करो। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी डेफिनेशन के साथ साथ समझा दी है। ठीक, फिर आता है इज अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट। अब यहाँ पे तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था आर्ट है, क्या साइंस भी है, या साइंस है या आर्ट है, ये क्लियर करना है। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट इज द टेक्निक, देखो आर्ट हमेशा क्या होती है? कला, कला मतलब टेक्निक, विच हेल्प्स अस टू अचीव आवर डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। टेक्निक से हमें क्या पता चलता है बेटा? हम प्राप्त कर पाते हैं अपने गोल को। ठीक है, आर्ट बताया ना, आर्ट रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इट हेल्प्स अस इन नोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये हमारी इसलिए भी मदद करती है कि भाई हम जान पाते हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के, हम प्रॉफिट में हैं या नहीं है, और फाइनेंशियल पोजीशन के हमारे कितनी असेट है, कितनी लायबिलिटी है। एनी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, और किसी भी चीज़ की ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज जो होती है बेटा, बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल, किसी भी बेसिक सिद्धांतों पे, उसको हम साइंस बोलते हैं। जैसे न्यूटन के लॉ साइंस वाले पढ़ते हैं, हम कॉमर्स वाले क्या पढ़ रहे हैं भाई? अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, इसके भी बेसिक सिद्धांत है। जैसे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, आप फंडामेंटल अकाउंटिंग बेसिक एजम्पशंस पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है बेटा? ये नॉलेज है। नॉलेज का मतलब साइंस, टेक्निक का मतलब आर्ट, और अकाउंटिंग दोनों ही है। इसके अंदर नॉलेज भी भरपूर है और ये आर्ट भी है। समझ में आ रही है बात? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब अकाउंटिंग की एक प्रोसेस है, वैसे मैंने आपको हल्का हल्का बता दिया, लेकिन अब आपको एकदम ऑफिशियली समझाना है कि भाई अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है। बार बार मैंने आपको बोला कोई भी चीज़ पहले रिकॉर्ड होती है, फिर क्लासीफाई होती है, फिर समराइज होती है, और रिकॉर्ड होने से पहले उसका एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इवेंट होता है, यानी इसका कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, बिल होगा, जिसको देखेंगे अच्छा ट्रांजैक्शन हुई है, तब आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर दिया, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्री के थ्रू, बताया ना मैंने। और जर्नल एंट्री, अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि अगर आपने इसको पहला चैप्टर समझ के पढ़ा तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप 10 वन शॉट देख करके आए हो फिर पढ़ रहे हो, फिर तो मजे ही मजे हैं। जर्नल एंट्री होती है, लेकिन जर्नल एंट्री को आगे चल करके ना हम थोड़ा हल्का करना चाहते हैं। हर चीज़ की जर्नल एंट्री करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो हमने अलग अलग बुक्स बना दी जिससे जर्नल एंट्री का भार खत्म हो, जिसको हम सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं, अदर बुक्स बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? कैश बुक है, परचेज बुक है, परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स बुक है, और सेल्स रिटर्न बुक है। तो कैश बुक का तो एक अलग से ही चैप्टर है, इसका भी वन शॉट हो चुका है भाई, चेक कर लेना। सब्सिडरी बुक्स हैं ये सारी, इसका भी वन शॉट हो चुका है। ठीक है, वो चीज़ आप डिटेल में वहाँ पढ़ोगे। अब इससे हमें क्या समझ में आया? रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री के थ्रू होती है, लेकिन जर्नल एंट्री, अब यहाँ पे जर्नल एंट्री जर्नल प्रॉपर लिखा है। तो बेटा जैसे अकाउंट बनते हैं लेजर के अंदर, यानी लेजर एक रजिस्टर है जिसके अंदर अकाउंट्स बन रहे हैं, ऐसे ही जर्नल एंट्री जर्नल प्रॉपर के अंदर होती है। अब हर चीज़ की जर्नल एंट्री, अब देखो यहाँ पे क्या करो, जर्नल एंट्री बार बार कैश, कोई भी आप काम करो, कैश की ट्रांजेक्शन कितनी होती होंगी? बहुत होती होंगी सर, क्योंकि या तो हम उधार लेते हैं या हम कैश काम करते हैं, तो कैश की भी जो ट्रांजेक्शन है वो बार बार हो रही है। अब अगर ऐसा हो रहा है तो कैश की इतनी भारी भरकम चीज़ है, अगर मान लो एक आध एंट्री है, मान लो डेप्रिसिएशन की एक एंट्री है, ड्राइंग की एक ही एंट्री है पूरे साल भर में, तो इतनी भीड़ में कैसे पहचानोगे? है ना, नहीं पहचान पाओगे। तो हमने क्या करा, कैश की जो ट्रांजेक्शन थी उनको अलग हमने कैश बुक में ही लिख दिया सबसे पहले। ठीक है, प्राइमरी रिकॉर्डिंग ही हमने कैश बुक से करनी शुरू करी, हम उसको जर्नल प्रॉपर में नहीं लिखते हैं। आई बात समझ में? ऐसी परचेज बुक, परचेज बहुत ज़्यादा होती है, परचेज रिटर्न भी होता होगा, सेल्स होती है, सेल्स रिटर्न भी होता होगा, तो हमने अलग से बुक्स बना दी है। ठीक, चलो फिर उसके बाद क्लासीफाई करते हैं, नहीं हम इन
ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के बाद लेजर में पोस्ट करते हैं। ठीक, उसके बाद समराइज करते हैं। समराइज का मतलब क्या बेटा, ट्रायल बैलेंस बनता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे लेजर्स का बैलेंस निकाल के एक लिस्ट बनाते हैं जिसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। फिर उसको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं और उसके बाद बैलेंस शीट में डालते हैं। यहाँ पे हम फाइनेंशियल अकाउंट बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, हमारे बैलेंस शीट, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्या शो कर रहे हैं। फिर उनको समझते हैं, समझाते हैं और उसको बाद में फिर कम्युनिकेट कर देते हैं यूजर तक। सारी चीज़ें समझा रखें, ये है अकाउंटिंग प्रोसेस। इस तरह से अकाउंटिंग होती है, वन बाय वन बाय वन। ठीक, फिर उसके बाद आता है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के भाई क्या सिर्फ हम जो पढ़ रहे हैं यही अकाउंटिंग है, और भी अकाउंट अलग तरह की अकाउंटिंग होती है क्या? तो बेटा जो आप पढ़ रहे हो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक, फिर आती है बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग भी होती है, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी होती है, और मैं बताऊं और भी अकाउंटिंग अभी डेवलप हो रही है। तो बेसिकली आपको यही पढ़ाया जा रहा है वैसे तो। ठीक है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी मतलब डेवलप हो रही है, अभी तक हुई नहीं है। सीक्रेट है, तुम्हें बता दिया और किसी को बताना मत। ओके चलो, अब बात करते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, यानी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है। तो देखो, दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को और इवेंट को रिकॉर्ड करे, समराइज करे, इंटरप्रेट करे, कम्युनिकेट करे यूजर को, उसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है सर? दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द असरटेनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ट्रांजैक्शन इवेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट को समझ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग है ना। तो भाई ये देखते हैं कि इस जो प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं, सर्विस को हम दे रहे हैं, इसकी कॉस्ट क्या आ रही है, इसकी कॉस्ट क्या आ रही है, जो ऑपरेशन कर रहे हैं इसकी कॉस्ट क्या आ रही है। ठीक है, प्रोसेसेस हैं, एक्टिविटीज, इनकी कॉस्ट क्या आती है। इट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विद रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट। ये क्या रिकॉर्ड करते हैं बेटा? कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं। कॉस्ट को समझने के लिए देखो, अगर आपने कॉस्ट को समझ लिया, कॉस्ट को रिड्यूस कर लिया, कॉस्ट को मेजर कर लिया, कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया, तो आप बहुत कुछ कर गए बिजनेस में। अगर कॉस्ट कम होता है तो बेटा आपको सेल प्राइस बढ़ाना नहीं पड़ता, अगर आपकी कॉस्ट कम होती है आपका प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाता है। ठीक है, तो कॉस्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ असरटेनिंग, रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग। मैंने बताया ना, असरटेन यानी मापेंगे, मेजर करेंगे, रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीजें कहाँ होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग में होती है। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं। इट इज द मोस्ट रिसेंटली डेवलप्ड, ये अभी बनी है, ताजा ताजा गरम गरम अभी अकाउंटिंग बनी है ये। ठीक, अकाउंटिंग है ये। इट इज कंसर्न विद जनरेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये अकाउंटिंग पता क्या करती है? ये अकाउंटिंग सिर्फ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट करती है, वो जो मैनेजमेंट को काम आए अपने डिसीजन लेने में, तभी इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। किससे रिलेटेड होती है बेटा? फंड से रिलेटेड, कॉस्ट से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड, एटसेट्रा, एज इट इनेबल्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। और मैनेजमेंट के लिए क्या करती है बेटा? डिसीजन मेकिंग करने में फायदा करती है। वी मे से दैट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एड्रेसेस द नीड्स ऑफ सिंगल यूजर ग्रुप। सिर्फ एक यूजर के लिए ये अकाउंटिंग डेवलप करी गई है, दैट इज मैनेजमेंट। सिर्फ मैनेजमेंट को कि वो अपना काम अच्छे से कर पाए, इसके लिए एक अलग से अकाउंटिंग ही बना डाली। ठीक है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट सही से काम करेगा तो पूरा बिजनेस चलेगा, और पूरा बिजनेस सही से चलेगा तो बाकी जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी खुश रहेंगे इससे। आई होप आपको ब्रांचेस सारी समझ में आ गई होंगी। फिर बात करते हैं बुक कीपिंग की। ठीक है तो बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, बीइंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। ये क्या है? पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है, यानी अकाउंटिंग जो हम पढ़ रहे हैं उसका एक हिस्सा है। ठीक, बीइंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी इसके अंदर क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट को इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो अभी आपने जो अकाउंटिंग पढ़ा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मतलब डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग नहीं, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेशन। तो वो सारी चीजें जो आप पढ़ रहे थे उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग वाला पार्ट था, उस रिकॉर्डिंग को ही बुक कीपिंग बोलते हैं। बुक कीपिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ये हम अभी उसमें भी पढ़ रहे थे अकाउंटिंग में। ठीक है, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना उसको मनी के टर्म्स में, और रिकॉर्ड करना और क्लासीफाई कर देना ट्रांजैक्शन को। ठीक है, तो लेजर पोस्टिंग तक जो होता है वो क्या होता है बेटा? वो बुक कीपिंग होती है, लेजर पोस्टिंग तक। क्योंकि जैसे ही लेजर पोस्टिंग हो जाती है उसके बाद तो लिस्ट बनने लगती है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने लगती है, फाइनल अकाउंट बनने लगते हैं। तो वो बुक कीपिंग नहीं है। आप खुद सोचो, बुक कीपिंग, इंग्लिश 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 में देखा ना, इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, वो पढ़ो। बुक मतलब जो हम अकाउंट वगैरह बना रहे हैं किताबों के अंदर, कीप उसको संभाल के रखना है। तो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको क्लासीफाई करके रख रहे हैं। अरे वाह बढ़िया, इससे कोई रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं। और रिजल्ट कब निकले? जब हम उसको समराइज कर देंगे। तो रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, ये दो चीजें बुक कीपिंग में आती हैं। समझ में आ रही है?
और अगर इसके अंदर समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग सब जोड़ देंगे तो पूरा मिला करके ये अकाउंटिंग बन जाती है और ये अकाउंटिंग का पार्ट होता है। आइए अब बात करते हैं अकाउंटिंग वर्सेस बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, इनमें फर्क क्या है। तो स्कोप की बात करें तो बुक कीपिंग इज अ कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग, ये इसका सिर्फ मतलब होता है कि हम पहचान लें ट्रांजैक्शन को, मेजर कर लें ट्रांजैक्शन को, रिकॉर्ड कर लें और उसको क्लासीफाई कर दें। 1 2 3 4। अकाउंटिंग क्या, अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द समराइजिंग, इसको क्या करना होता है भाई, समरी बनानी होती है। अकाउंटिंग इसलिए होती है ताकि हम निकाल सके भाई प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। अब ये बुक कीपिंग का पार्ट ही नहीं है। समराइज करें ट्रांजैक्शन को, इंटरप्रेट करें, समझे समझाएं और कम्युनिकेट कराएं। ठीक है, तो इसके अंदर ये 3 काम होते हैं, 1 2 3। सर ये तो जल्दी हो जाता है। अरे नहीं भाई, ये 4 होंगे तभी तो वो 3 होंगे, तो इसके अंदर तो पूरे 7 स्टेप हो गए। फिर स्टेज की बात करते हैं, इट इज अ प्राइमरी स्टेज, सबसे पहले तो यही होगा। मतलब अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग के अंदर ही बुक कीपिंग आती है और शुरुआत यहीं से होती है। तो प्राइमरी यानी पहले पहले तो यही होते हैं 4 स्टेजेस, उसके बाद ही तो ये और ये होता है। ठीक है, इट इज द बेसिस फॉर अकाउंटिंग, ये बेस है। फिर अगर अकाउंटिंग की बात करें, इट इज अ सेकेंडरी स्टेज, ये इसके बाद वाली स्टेज है। इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स, ये अकाउंटिंग शुरू तब होती है जब बुक कीपिंग खत्म होती है। फिर ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। बुक कीपिंग का भाई देखो ऑब्जेक्टिव है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स रखे जाएं, उसको प्रोसेस नहीं करना। प्रोसेस करेंगे तो वो अकाउंटिंग हो जाएगी, समराइज कर दिया हमने। प्रोसेस नहीं हुआ, प्रोसेस का मतलब क्या होता है, देखो प्रोसेस का सिंपल सा मतलब होता है कि जो भी चीज हमारे पास है उसको प्रोसेस करके उसका रूप बदल दो। यहाँ पे तो बुक कीपिंग में क्या हो रहा है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रख रहे हैं, लिख रहे हैं कि भैया ये मेरे पास है और ये भी मेरे पास है, तो ये पेन है ये पेन नहीं है, तो इसको अलग डब्बे में रखो, इसको अलग डब्बे में रखो। पहले तो रिकॉर्ड करा कि मेरे पास एक पेन है और एक पीपीटी चेंजर है। समझ में आ रही है बात। तो पेन सारे एक पूरा बहुत बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर पेन रखे जाते हैं, वहां पे फेंक दिया हमने, मतलब डाल दिया, वहां रखा हुआ है। तो पहले हमने रिकॉर्ड करा, फिर हमने क्लासीफाई कर दिया। पहले तो पहचाना, देखो पहले पेन है, फिर रिकॉर्ड कर दो अच्छा पेन है, फिर इसको क्लासीफाई कर दो, यानी उस सारे पेन जहां पे रखे वहां पे रख दो। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, मैंने इसका रूप नहीं बदला। यहां पर बात करी जाती है कि भाई कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, पोजीशन क्या है, यानी उसी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को प्रोसेस कर करके छोटा बना करके अलग ही रूप दे दिया ताकि हम इतना सा देखें और हमें सारा खेल समझ में आ जाए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव अगर हम अकाउंटिंग का देखें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असर्टेन द नेट रिजल्ट। इनको नेट रिजल्ट की पड़ी है भाई, कि जो भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है उसका, वो कम्युनिकेट करना है, प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सारी बातें करनी है। फिर आता है नेचर ऑफ जॉब, किस तरह का काम है ये। जॉब इज रूटीन नेचर, कि भाई डेली कुछ ना कुछ होता है, डेली रिकॉर्ड करना, तो ये रूटीन नेचर का है। लेकिन ये जो है अकाउंटिंग, ये तो जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद प्रोसेस करेंगे। सारी रिकॉर्डिंग हो गई, सारी क्लासिफिकेशन हो गई, सबके लेजर पोस्टिंग हो गई, उसके बाद जब हो जाएगा तब बता देना। आएंगे एक दिन ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, उसी दिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसी दिन आपका बैलेंस शीट वगैरह बना के फ्री हो जाएंगे। दिस जॉब इज एनालिटिकल एंड डायनामिक इन नेचर, ये एनालिटिकल है, सोचना विचारना पड़ता है, प्रोसेस करने के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे होता है, ऐसे होता है, वो सारी चीजें सोचनी पड़ती है, अलग अलग चीजें लगानी पड़ती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बस लिख दो, सोचना नहीं है ज्यादा, ये है तो लिख दो, नहीं है तो क्रॉस कर दो, नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग का जो काम है रूटीन वर्क है, इजी है। यहाँ एनालिटिकल दिमाग लगाने वाला वर्क है, क्योंकि आगे चलकर जब आप 12th में पढ़ोगे ना तो उसके अंदर आपको रेशियोज पढ़ने को मिलेगा, अकाउंटिंग रेशियोज। तो हम रेशियो बनाते हैं कि इतनी असेट है, इतनी लाइबिलिटी है, तो भाई रेशियो बताओ क्या होगा। तो हमारी लाइबिलिटी से इतनी ज़्यादा असेट है, तो कहने का मतलब डबल है, तो हम लिखेंगे असेट टू लाइबिलिटी रेशियो इज 2। अब इस 2 का मतलब ही समझ जाओ क्या है। तो हमने प्रोसेस करके उसको इतना सा कर दिया, चाहे 2 करोड़ की एसेट हो, 1 करोड़ की लाइबिलिटी हो, रेशियो क्या बनना 2। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ दिमाग लगाना पड़ता है। फिर बात करते हैं परफॉर्मेंस, इट बीइंग अ रूटीन वर्क, ये एक रूटीन वर्क है परफॉर्म बाय द जूनियर स्टाफ, छोटे बच्चे करते हैं। और अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, इसमें अकाउंटिंग की नॉलेज बहुत ज़्यादा चाहिए अपने को। ठीक है, इसलिए ये सीनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है, बड़े लोग। फिर बात करते हैं स्पेशल स्किल्स, बुक कीपिंग इज मैकेनिकल इन नेचर, ये एक मैकेनिकल काम है। ठीक है, दस डज नॉट रिक्वायर स्पेशल, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल नहीं चाहिए, जूनियर स्टाफ कर लेगा। लेकिन अकाउंटिंग रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल्स एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट, एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, समझाने के लिए बहुत स्किल्स चाहिए, एबिलिटी चाहिए।
तो यही तो फर्क होता है बेटा, एक 12th क्लास में पढ़े हुए में और एक ग्रेजुएशन में, जो ग्रेजुएट हो चुका है। और ग्रेजुएट से भी तो ऊपर क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया। समझ में आ रही है बात? तो ये फर्क होता है, उनकी स्किल्स बढ़ते चले जाते हैं, वो इस लेवल पे आते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये भी पढ़ा अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग। सब्जेक्ट का नाम क्या? अकाउंटेंसी। हम क्या बोलते हैं? अकाउंट्स। क्या पढ़ने जा रहे? अकाउंट पढ़ रहे हैं जी। सब्जेक्ट क्या? अकाउंटेंसी। सीख के रहो अकाउंटिंग। सर हो क्या रहा है ये? हम बोलते हैं हम अकाउंट पढ़ने जा रहे हैं, अकाउंट का कोचिंग है, अकाउंट की क्लास चल रही है, ठीक है। सब्जेक्ट का नाम अकाउंटेंसी है और पढ़ा आप अकाउंटिंग रहे हो, ये मतलब नहीं। आप क्लियर कर दो कहना क्या चाहते हो, ठीक है। तो चलो मैं आपको आज समझा ही देता हूं। अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज। अकाउंटेंसी बेटा नॉलेज है, ठीक है। अकाउंटेंसी क्या है बेटा? अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट, और अकाउंटेंसी नॉलेज है तो मैं इसको साइंस बोल दूं? एंटायर बॉडी ऑफ थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये नॉलेज, अकाउंटेंसी किस चीज की नॉलेज है बेटा? इस आर्ट की नॉलेज है, इस कला की नॉलेज है अकाउंटिंग की। इसको हम बोल सकते हैं कि भाई अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग समाई हुई है, ठीक है। तो अकाउंटिंग जो है बेटा, अकाउंटेंसी जो है वो थियरी भी है, उसके अंदर प्रैक्टिस भी है, और जो प्रैक्टिस वाला पोर्शन है उसी को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। अब थोड़ा सा आपके यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो गई होगी, सर मतलब क्या बोल दिया आपने। तो बेटा देखो सिंपल सी चीज़ क्या है कि जैसे ये एक सर्कल है और इसके अंदर एक और सर्कल है, इसके अंदर एक और सर्कल है। तो जो बाहर वाला सर्कल है ना, सबके पिताजी वो है अकाउंटेंसी, उसके अंदर जो आता है बेटा वो अकाउंटिंग है, और उसके अंदर जो आता है वो अकाउंट है। आ रही है बात समझ में? तो कहने का मतलब क्या कि अकाउंटिंग से बड़ी चीज है अकाउंटेंसी। यानी अगर हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो अकाउंटिंग पूरी तरह से अकाउंट्स है, सॉरी अकाउंटेंसी है। अकाउंटिंग पूरी तरह से क्या है? अकाउंटेंसी है। यानी ये साइंस भी है, ये आर्ट भी है। और अकाउंटेंसी अगर स्पेशली हम बात करें तो अकाउंटेंसी प्योर नॉलेज है कि किस तरह से हम इस आर्ट को परफॉर्म करेंगे। और वो आर्ट को परफॉर्म करते हैं, यानी अकाउंटिंग करते हैं तो क्या बनता है? अकाउंट बनता है। तो अकाउंट उसका उससे भी छोटे हिस्सा हो गया, ठीक। इट एक्सप्लेन्स हाउ टू डील विद द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटेंसी हमें बताती है किस तरह से अकाउंटिंग के अलग अलग पहलुओं को हमें डील करना है। ऐसा हो जाए तो कैसे करेंगे, वैसा हो जाए तो कैसे करेंगे। ये नॉलेज ही तो है, नॉलेज इज साइंस। ऐसा होने पे कैसा करते हैं। जैसे अगर आप बोलते हैं ना कि इस बच्चे में संस्कार हैं, तो संस्कार मीन्स व्हाट? इनबिल्ट नॉलेज जो परिवार से मिलती है, अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी से मिलती है, वो संस्कार होते हैं। दैट मीन्स एथिकल नॉलेज कि भाई किसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। तो सेम विद अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी अकाउंटिंग को करने के तरीके के बारे में बात करती है कि इस तरीके से करना चाहिए। दैट मीन्स इट इज अ नॉलेज। इट educates us how to maintain the books of accounts and how to summarize the accounting information and communicate it to the users। तो यही बताते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करने, यानी बुक कीपिंग भी इसमें आ गई, क्योंकि अकाउंटिंग का ही पार्ट बुक कीपिंग है और अकाउंटिंग खुद अकाउंटेंसी का पार्ट है। फिर यही बताते हैं कि भाई समराइज कैसे करना है। अकाउंटेंसी ही बताती है हमें कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कैसे कम्युनिकेट करना है यूजर तक, ठीक है। Accountancy is knowledge, whereas accounting is the action or process। अकाउंटेंसी क्या है बेटा? नॉलेज है, और जब हम उस नॉलेज के हिसाब से एक्शन लेते तो वो अकाउंटिंग कहलाती है। समझ रहे हो? अकाउंटिंग प्रोसेस इज कैरीड आउट ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स एंड प्रिंसिपल फ्रेम्ड बाय द अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग कैसे रन होती है, अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे चलती है कि जो भी रूल्स और प्रिंसिपल्स अकाउंटेंसी में बताए गए हैं, बनाए गए हैं, उनके बेसिस पे अकाउंटिंग प्रोसेस होती है। तो यानी जो अभी आपने पढ़ा ना कि भाई आइडेंटिफाई करना है कि ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है, फिर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये सारी चीज़ें, वो सब जो मैंने आपको बताया अकाउंटिंग प्रोसेस में, वो सब इसकी नॉलेज के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। दस इट मे बी सेड दैट अकाउंटेंसी इज नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटेंसी। कि ये अकाउंटेंसी क्या है बेटा? अकाउंटिंग करने की नॉलेज है। और अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटेंसी को जब हम एक्चुअल में करना शुरू कर देते हैं, उस नॉलेज को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो वो अकाउंटिंग कहलाती है।
आई होप मैंने आपको बहुत सरल तरीके से, आसान तरीके से समझा दिया होगा। आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग की तरफ। क्या है भाई ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? तो सबसे पहले आता है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। एक अकाउंटिंग इसलिए की जाती है ताकि हम रिकॉर्ड बना सके, जर्नल है ना, रिकॉर्डिंग के लिए। फिर हम रिकॉर्ड कर लें, उसको क्लासीफाई कर लें, तो फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस जानना चाहते हैं। भाई अकाउंटिंग आप हिसाब किताब कर किस ले रहे हो, कि फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है बिजनेस में, इसीलिए तो कर रहे हो। तो पहले तो रिकॉर्ड करोगे, फिर फायदा नुकसान देखोगे। फिर हम ये भी देखेंगे फायदा नुकसान तो चलो ठीक है, हमारी संपत्ति कितनी है, उधार तले तो नहीं दबे हम, प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन लोन लेकर के पैसा लगाया बिजनेस में। तो भाई हमें फाइनेंशियल पोजीशन भी देखनी बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग इसलिए भी की जाती है ताकि मैनेजमेंट को थोड़ी फैसिलिटी मिल सके हमसे। अकाउंटिंग करोगे तो मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अच्छा बिजनेस ऐसे चल रहा है, फायदा हुआ है, चलो ऐसा काम और करके देखते हैं, अच्छा नुकसान हो गया, ऐसा काम नहीं करते अब। तो मैनेजमेंट को एक रास्ता दिखाई देता है अकाउंटिंग की वजह से। तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करना। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। अब भाई बैंक को लोन देना है हमें, तो वो हमसे बोलेगा भाई हमें अपनी अकाउंटिंग दिखाओ हमें, ठीक है। गवर्नमेंट को हमसे टैक्स लेना है, तो वो कहेंगे दिखाओ प्रॉफिट एंड लॉस, कितनी कमाई कर रहे हो आजकल। तो यूज़र को कम्युनिकेट करने के लिए भी प्रोवाइड, मतलब यूज़र को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं। फिर प्रोटेक्टिंग बिजनेस असेट, बिजनेस असेट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अकाउंटिंग हम कर रहे हैं तो हमारा कितना डेप्रिसिएशन लग रहा है, हमारी असेट कब तक खत्म हो जाएगी, सब कुछ लिखा होता है अकाउंटिंग के अंदर। तो हम अपने एसेट को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, रिप्लेस कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमें सीखने को मिलती हैं अकाउंटिंग में। फिर आता है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अब फंक्शंस पढ़ोगे तो वो ये आपको चीज़ याद आएगी कि भाई रिकॉर्ड करना है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है, समराइज, और समराइज और रिकॉर्ड के बीच में क्लासिफिकेशन तो होगा ही, क्लासिफाइंग, ये समराइज हो गया। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, फंक्शन क्या है कि भाई जो कानूनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है, क्योंकि आप पैसा कमा रहे हो तो भाई इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, बहुत सारे कानून आप पे अप्लाई होते हैं इस देश के अंदर। तो वो कानून बोलते हैं कि भाई अकाउंटिंग करनी है ना तो ऐसे ऐसे करना, कानून ये कहता है। तो अकाउंटिंग बहुत सारी चीज़ें क्या कहते हैं लिगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से करती है, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स एक्ट कई जगह बोलता है कि डेप्रिसिएशन के लिए आप डब्ल्यूडीवी मेथड लगाओ, कई जगह बोलता है डब्ल्यूडीवी मत लगाना, स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना। तो वो कानून कह रहा है तो करना पड़ेगा। फिर कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो फंक्शन में यही आता है भाई, कम्युनिकेट करो। फिर असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हेल्प करो। और यही चीज़ें देखो घुमा फिरा के अब दी जा रही हैं, ऑब्जेक्टिव में पढ़ा और हमने प्रोसेस में पढ़ा, वही चीज़ें आदि मिला मिल के हमें दे दी गई हैं। तो अल्टीमेटली आपको इन डिटेल अगर एक बार समझ में आ जाए तो बहुत सारी चीज़ें, फंक्शन अपने आप कर लोगे, ऑब्जेक्टिव कर लोगे, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, बस पढ़ना अच्छे से। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब देखो फिर से चीज़ें रिपीट होने वाली हैं, कई चीज़ें रिपीट होंगी, सारी तो नहीं। असिस्टेंट, दूसरा पॉइंट ही देख लो पहले तो, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, और फंक्शन में देखो असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। तो काम भी यही है और फायदा भी यही है कि मदद मिल जाती है मैनेजमेंट को हमसे। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, हमें बिजनेस की सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पता होती है, ये एडवांटेज है। हम रिप्लेसेस मेमोरी, हमें जब हम रिकॉर्ड कर लेते तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये फायदा है। फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, हम जैसे हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, सामने वाला भी बिजनेस का अकाउंटिंग हो रही है, तो दोनों अगर हम बैलेंस शीट को देखें, दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, फाइनल अकाउंट को मैच करें, तो हमें पता चल जाएगा इनका क्या बढ़िया चल रहा है, हमारा क्या बढ़िया चल रहा है, हम इनसे कहाँ पे आगे हैं, हम कहाँ इनसे पीछे हैं। तो हम कंपैरेटिव स्टडी कर पाते हैं, इनकी तो दो कंपनी की, तो दो बिजनेसेस की तो छोड़ो, हम अपने आप से कंपेयर कर पाते हैं कि पिछले साल हमने ऐसा करा, इस साल हमने ऐसा करा। दोनों साल के हम क्या करेंगे बेटा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उठा के देख सकते हैं। तो अकाउंटिंग का ये फायदा होता है। फैसिलिटेट लोन्स, अकाउंटिंग दिखाओगे, बैलेंस शीट दिखाओगे, अपनी परफॉर्मेंस दिखाओगे कि हम प्रॉफिट अच्छा कमा रहे हैं, बैंक के पास जाओगे, बैंक कहेगा बढ़िया बंदा है, ये तो कमाई कर रहा है अच्छा भला, इसको लोन दे दो, ये चुका भी देगा, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं वो कोर्ट में एविडेंस यानी सबूत के रूप में पेश किया जा सकता है। सर ऐसे कैसे, अकाउंटिंग तो कोई कैसे भी लिख देगा, मैं लिख दूंगा मेरे पास जो बिल्डिंग वो 5 करोड़ की है। अरे बेटा ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। सर क्यों नहीं होता? बेटा इसलिए नहीं होता क्योंकि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसकी ऑडिटिंग होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट उस पर साइन करता है, तो भाई एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी से आपने अप्रूव करवाया कि आपने जो लिखा है वो सही है, उसमें कोई गड़बड़ झोल घपला नहीं है, ठीक है। फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस, जब हम बिजनेस को सेल करते हैं तो हम अपनी बैलेंस शीट दिखाते हैं, अरे भैया हमारे पास तो इतनी संपत्ति है, इतने हल्के में तुम्हें बिजनेस नहीं बेचेंगे, इतने तुम कह रहे हो 5 लाख रुपए तो बिजनेस, 2 करोड़ की तो बिल्डिंग है मेरे पास। तो ये कहाँ से पता चल रहा है, ये सारी चीजें अकाउंटिंग से पता चल रही है। असिस्टेंस इन द
इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, अगर भाई बाई चांस कोई इंसान कंगाल हो जाए, दिवालिया हो जाए, उसका जो बिजनेस है ठप हो जाए, लुट जाए, पिट जाए, तो उस केस में भी जो अकाउंटिंग है वो देखी जाती है कि भाई कितना अब इससे इसकी एसेट बेच करके थोड़ा बहुत जो भी आएगा कितना आ सकता है, तो ये भी देखा जाता है। फिर हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट, अब पार्टनरशिप अकाउंट दो लोग या दो से ज़्यादा लोग मिलकर के बिजनेस करेंगे तो भाई उनके बीच में और लड़ाइयाँ होंगी, क्योंकि आप अपने आप से तो लड़ाई करोगे नहीं ना, लेकिन दो लोगों के बीच में होगा तो भाई तेरे पास ज़्यादा पैसे पहुंच गए, मुझे प्रॉफिट कम मिला तो उससे, तो अकाउंटिंग करोगे ना तो आपको पार्टनरशिप बिजनेस में भी फायदा होगा, पार्टनरशिप अकाउंट्स आप अच्छे बना पाओगे। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, और ये अकाउंटिंग अगर आप करते हो तो आप डिसीजन मेकिंग कर पाओगे अच्छे से। तो आई होप ये भी आपको समझ आया। कोई भी दिक्कत परेशानी भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, इतनी डिटेल में चीज़ें बताई जा रही हैं, तो अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आपका हक बनता है भाई हमसे पूछना, ठीक है। आपने अभी तक हाफ ईयरली एग्जाम में इतना कुछ पढ़ा और इतना प्यार दिया उस चीज़ को, तो वो चीज़ क्या कहते हैं आगे तक कंटिन्यू रहनी चाहिए। सेशन अगर अच्छा भी लग रहा है तो अभी शेयर कर दो सबको, लाइक करना भूल जाते हो। अब यहाँ पे तो भाई रिकॉर्डेड आप तक पहुँच रही हैं चीज़ें, तो आपको हम ऐसे बोलेंगे तो नहीं ना, लेकिन ये आपका फर्ज है, इसलिए आज मैं बोल भी रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं आगे, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। बिजनेस में अकाउंटिंग का क्या रोल है? तो भाई सबसे पहली चीज तो ये रिकॉर्ड्स को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। हमारे मैनेजमेंट को असिस्टेंस देता है, मदद करता है। देख लो तीसरी बार आ रहा है, और आप अपनी बुक में भी देख सकते हो, मैंने खुद नहीं बनाए ये पॉइंट्स। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, ये भी अभी हमने पढ़ा कि दो बिजनेसेस को कंपेयर कर सकते हैं, या पिछले साल के हाँ, पिछले साल से इस साल को कंपेयर कर सकते हैं हम अपने आप को। फिर एविडेंस इन कोर्ट, बिजनेस के लिए ये भाई बहुत बड़ा रोल है, ये चार चीजें, ठीक। आगे बढ़े, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग देखते हैं। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होती। अब भाई मान लो मेरे पास फोन है, मान लो क्या मेरे पास फोन है, ठीक है, ये रहा फोन, ठीक है। अब ये जो फोन है, आप मुझे एक चीज बताओ कि मैंने 1 साल यूज कर लिया, अब मैंने ये मान लो 20,000 का फोन है, 1 साल यूज कर लिया, तो कितना इसकी वैल्यू कम हुई बताओ? सर मुझे लगता है 5 साल ये चलेगा फोन, ठीक है, और 20,000 की वैल्यू है, 5 से डिवाइड कर दो तो 1 साल में आप इसको 4,000 तो इसकी वैल्यू जा रही है। आप श्योर हो? सर अंदाजा लगा रहे हैं बेटा, अंदाजा लगा रहे हो ना। क्या आपको फोन चिल्ला के बोला रहा है मेरी वैल्यू कम हो गई भाई, डेप्रिसिएशन लग गया मुझ पर? वो नहीं बता रहा भाई, आप अंदाजा लगा रहे हो, यानी आप एग्जैक्टली नहीं बता रहे हो। तो जो आप डेप्रिसिएशन लगाते हो बिजनेस के अंदर, जो आप अकाउंटिंग के अंदर डेप्रिसिएशन लगाते हो ना, वो एग्जैक्ट नहीं है, एस्टिमेट है, तुम्हें लग रहा है, एक्चुअल में नहीं है वो। आप प्रॉफिट निकालते हो, आपका बिजनेस हुआ, आपने फाइनल अकाउंट बनाया, आपका प्रॉफिट आया 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी जेब में 5 लाख रुपए रखे क्या? नहीं, एक्रूअल बेसिस पे चल रहा है वो काम। दूसरी चीज, आपने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था उसके अंदर प्रोविजन के लिए भी आपने थोड़ा पैसा रखा था, रिजर्व बनाया था, प्रोविजन बनाया था, क्या वो एक्चुअल में एक्सपेंस था आपका? नहीं था। तो एग्जैक्ट कहाँ है अकाउंटिंग? अकाउंटिंग एग्जैक्ट नहीं है। फिर अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है भाई, ये भी मैंने आपको इसी के साथ लपेट दिया, मतलब जो बताया हुआ यहाँ पे भी बात एप्लीकेबल है कि चीजें रियलिस्टिक नहीं है, एस्टिमेटेड हैं। और क्या है भाई, एस्टिमेटेड है, और कुछ चीजें तो ये है कि भाई आपको फ्यूचर में ऐसा लग रहा है ऐसा होगा। जैसे आप मान लो एक रिजर्व बनाते हो वर्कमैन कंपनसेशन, कि भाई किसी को चोट लगेगी ना हमारे बिजनेस में, तो उसका मेडिकल का खर्चा हम उठाएंगे, और आपने वो प्रॉफिट में से माइनस करके हटा के रख दिया, तो आपको तो प्रॉफिट कम हो गया। क्या रियलिस्टिक अप्रोच है ये? क्या एक्चुअल में आपका प्रॉफिट कम हुआ? अभी तक तो किसी को चोट भी नहीं लगी। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट। आप सैलरी देते हो अपने एम्प्लॉयज को 20,000 रुपये, आप बोलते हो कि भाई 20,000 खर्चा है और 20,000 का हम 20,000 से ज़्यादा का हम उससे काम ले रहे हैं, लेकिन 20,000 आप एक एम्प्लॉय को दे रहे हो, 20,000 दूसरे एम्प्लॉय को दे रहे हो, क्या दोनों के काम की क्वालिटी सेम है? क्वालिटी देख कौन रहा है अकाउंटिंग में? कोई नहीं देख रहा, ठीक। अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, कभी भी प्राइस लेवल चेंजेस के बारे में बात नहीं करते कि भाई जो अब हम बेच रहे हैं वो आगे भी हम बेचेंगे, इतने का पड़ा। जैसे मान लो मैंने एक साल पहले एक प्रोडक्ट लिया था, मतलब खरीदा उसको बेचने के लिए, अब वो बिक रहा है साल के एंड में, तब तक प्राइस लेवल चेंज हो गया, लेकिन कोई बात ही नहीं कर रहा उसके बारे में। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग,
अकाउंटिंग कई बार ऐसे भी की जा सकती है कि आप अपने आप को, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को, अपने प्रॉफिट्स को ऐसे दिखा दो, अरे नहीं 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 हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब आप उसकी एक अच्छी इमेज बनाकर दिखा सकते हो, लेकिन उसी वक्त आपका काम, मतलब आपकी सिचुएशन बुरी है लेकिन आप अच्छा करके दिखा सकते हो। आपको दिखाना है कि आपका प्रॉफिट ना बहुत कम आया है, तो क्या करा आपने, आपने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगाना चाहिए था, लेकिन आपने स्ट्रेट लाइन मेथड लगा दिया ताकि डेप्रिसिएशन ज़्यादा माइनस हो और आपका प्रॉफिट कम हो। अगर आपको दिखाना है अरे हमें तो बहुत प्रॉफिट आ रहा है, आपसे आपको इन्वेस्टमेंट शार्क टैंक में जाके पैसा लेना है ना, तो आप दिखाना चाहते हो आपको ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, आप तब स्ट्रेट लाइन नहीं लगाओगे, आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगाओगे, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। सर इतना डिटेल में कभी सोचा नहीं था, तो बेटा पढ़ो ना, पूरी लिस्ट आपको आई बटन में मिली है, पढ़ो ना। आगे बढ़ते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं कि जो हम अकाउंटिंग अकाउंटिंग चिल्ला रहे हैं उससे बन क्या रहा है, उसको करने से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है। तो एज एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम अकाउंटिंग कलेक्ट्स फाइनेंशियल डाटा, तो फाइनेंशियल डाटा कलेक्ट करती है भाई हमारी अकाउंटिंग, रिकॉर्ड करती है बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्लासीफाई करती है, समराइज करती है। मैं कह रहा हूँ इस चैप्टर में चीज़ें इतनी रिपीट होंगी कि भाई थक जाओगे तुम, लेकिन आंखें खोल के देखो कि किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है। अब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, तो कहानी तो अकाउंटिंग से ही शुरू होगी, इसलिए रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग बार बार आएगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल डाटा को पहले आप कलेक्ट करोगे, रिकॉर्ड करोगे, क्लासीफाई करोगे, समराइज करोगे और प्रोड्यूस करोगे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो इन्होंने बता दिया कि जो आप पढ़ रहे थे उससे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रही थी, दैट इज कम्युनिकेटेड टू इट्स यूजर, कम्युनिकेट कर रहे थे यूजर को। ईच स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जनरेट्स इन्फॉर्मेशन, हर स्टेप पर, कदम कदम पर, जब जो अकाउंटिंग प्रोसेस की अकाउंटिंग प्रोसेस है ना, कदम कदम पर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जनरेट करती चली जा रही है। जनरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, और जब जनरेट हो जाती है इन्फॉर्मेशन तो वहां खत्म नहीं होती, इट इज अ वे टू फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन टू यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो वहां से एक और काम शुरू हो जाता है कि आपको कम्युनिकेट भी करना है। ठीक, इसके बाद कितने तरह की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है, तो एक इन्फॉर्मेशन होती है भाई रिलेटेड टू सरप्लस और प्रॉफिट, कि प्रॉफिट कितना आ रहा है, कैसा आ रहा है, किस किस वजह से आ रहा है, प्रॉफिट से जुड़ी हुई चीज़ें सारी बात करी जाती हैं, जैसे एक्सपेंसेस कितने हैं और आपकी इनकम कितनी है, इनकम में मेन इनकम कौन सी है आपकी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम्स कौन सी हैं जो आप बेसिकली उस पर ध्यान नहीं दे रहे, फिर भी थोड़ी बहुत इनकम हो गई, कहीं से कमीशन मिल गई, कहीं से रेंट मिल गया। मेन तो आपका सामान खरीद के बेचने का काम है ना, ट्रेडिंग का। आपके एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो आपका जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो कैसे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो कैसे हैं, तो सारी बातें जो भी प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड बात है सारी की सारी यहीं पे कर देंगे। ठीक, फिर फाइनेंशियल पोजीशन यानी असेट, असेट और लाइबिलिटी की बात होगी, कैपिटल की बात होगी, लाइबिलिटी के अंदर कितनी करंट है, कितनी नॉन करंट है, इसके अंदर भी कितनी करंट है, इसमें कितनी नॉन करंट है, नॉन करंट में कितनी टेंजिबल है, कितनी इंटेंजिबल असेट है। ठीक है, करंट के अंदर कितनी भाई हमें 6 महीने के अंदर मिल जाएगी, कितनी 3 महीने के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा, जिससे बहुत सारी चीज़ें। और भाई ये एक टॉपिक है जिसके अंदर हम डीप डाउन जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, तो ये इसके अंदर हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ऐसी ऐसी ऐसी। ठीक, और ये सारी कनेक्ट भी है आपस में कि भाई जो फाइनेंशियल पोजीशन है, कैपिटल की बात, असेट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के अंदर कैपिटल भी आती है और कैपिटल के अंदर यही प्रॉफिट आके जुड़ता है, तो ये जो आपकी इंफॉर्मेशन है ये इस पे इम्पैक्ट डालेगी। आई बात समझ में। फिर बात करते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लोज। अब मैंने आपको भी एक बात बोली थी कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 5 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, क्या आपके पास 5 लाख रुपए हैं, तो मैंने आपको बोला कि वो एक्रूअल बेसिस पे, कि भाई हमें मिला नहीं, डेटर है, मान लो मैंने सामान उधार बेचा, ठीक है, 2 लाख का सामान था, मैंने 2.5 लाख रुपए में बेचा, 50,000 का फायदा, लेकिन उसने का पैसा बाद में दूंगा, तो मैंने सेल कर दी, तो मैं तो रिकॉर्ड कर दूंगा एक्रूअल बेसिस के हिसाब से, 50,000 का प्रॉफिट दिखा दूंगा, लेकिन एक्चुअल में वो मुझे मिला नहीं है। और जो पैसा जेब में होता है उससे बिजनेस चलता है, ना कि वो पैसा जो मार्केट में फंसा हुआ है। तो हमें ये प्रॉफिट लॉस भी देखना है, फाइनेंशियल पोजीशन भी देखनी है, और साथ साथ हमें कैश फ्लो भी देखना है। और 12th क्लास के अंदर एक चैप्टर भी है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि किस एक्टिविटी से कितना पैसा आ रहा है, किस एक्टिविटी से कितना पैसा जा रहा है। तो कैश फ्लो का होना बहुत जरूरी है। आपने बहुत प्रॉफिट कमाया, ये करा वो करा, आपने सामान उधार खरीदा और उधार बेच दिया, प्रॉफिट तो कमा लिया, जेब में क्या है, कद्दू, कुछ नहीं है। लेकिन हर कोई आपको उधार देने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए आपके पास कैश भी होना चाहिए। तो वो कैश कहाँ से निपटाओगे, किसी को कैश कैसे दोगे भाई, बिजली का बिल जो आता है गवर्नमेंट को जाता है, उनसे उधार कर लोगे, वो बिजली आपके कनेक्शन काट के चले जाएंगे। तो कैश की जरूरत भी होती है। तो आपको कैश, आपको उधार कम मिल रहा है और आप उधार ज्यादा दे रहे हो, तो आपकी जो जेब है वो तो माइनस में जा रही है भाई, आपकी जेब में जो पैसा था वो भी खाली हो जाएगा, भले ही आपका बिजनेस चल रहा है। तो इसलिए इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो ये बहुत जरूरी है।
आई होप आप समझ पा रहे हैं इन सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस। और सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए है कि थियरी पढ़ाते वक्त आपको नींद ना आए, पूरा स्टोरी टेलिंग करनी है, आपको अच्छे से समझाना है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आए, आपको मज़ा आ गया ये पढ़ के। और साथ ही साथ मुझे ये भी बताइएगा कि आप लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया या नहीं किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, हम बार बार कह रहे हैं कम्युनिकेट करेंगे किसको? यूजर को। अब यूजर पढ़ लो भाई, बहुत आसान है। कुछ अंदर के लोग हैं, कुछ बाहर के लोग हैं, कुछ अपने हैं, कुछ पराए हैं। अपना कौन? हमारे ओनर खुद, यानी जो बिजनेस जिसने शुरू किया, जिसने बिजनेस में पैसा लगाया, ओनर। इसको चाहिए होता है भाई कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितनी एसेट है कितनी लायबिलिटी, ये जानना है। इसको भी यही जानना है, मैनेजमेंट को भी यही जानना है। लेकिन किस लिए? मैनेजमेंट को इसलिए ये जानना है ताकि ये बिजनेस को और अच्छे से चला सके। एम्प्लॉयज और वर्कर जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उनको भी जानना होता है कैसा चल रहा है बिजनेस। देखो अगर मैं बोलूँ, मैं भाई बिजनेसमैन, मैंने भाई 100 लोग मेरे अंडर काम कर रहे हैं, जाके बोलूँ इस बार आप लोगों ने बहुत बढ़िया काम करा, आज इस बार कंपनी को आपने सबसे ज्यादा प्रॉफिट कराया, मैं आप पे प्राउड करता हूँ। सोचो आप उस 100 लोगों के बीच में बैठे हो, आपको कितना अच्छा फील हो रहा होगा। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, इनको क्यों चाहिए होती है एम्प्लॉयज और वर्कर को? इनको ये देखना होता है कि भाई मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से ही पता चलता है। समझ में आ रही है बात? ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। मैं बोलूँ अरे बिल्कुल सेल वेल नहीं हो रही और उधर करोड़ों रुपए मेरे बैंक बैलेंस में आ रहे हैं, तो कुछ भी बोलोगे मान जाएंगे क्या? इनको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि एक्चुअल में देखो ये बिजनेस चल रहा है। ठीक है, हर चीज नहीं, कुछ कॉन्फिडेंशियल भी होती है, आई नो। फिर एक्सटर्नल यूजर की बात करते हैं, बाहर के लोग। बाहर कौन? बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन वगैरह देते हैं हमें। उनको इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है? हम जाएंगे भैया लोन दे दो, वो कहेंगे दिखाओ भाई तुम्हारी क्या कहते हैं उतनी वैल्यू भी है कि तुम लोन ले लोगे हमसे, पता चले तुम्हें लोन दे तुम वापस ना दे पाओ, तो बैंक चेक करता है। ठीक। इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, कोई इन्वेस्ट करेगा वो पहले देखेगा आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपका परफॉर्मेंस क्या है, आपका प्रॉफिट लॉस क्या है। क्रेडिटर उधार तभी देगा जब आप उतनी हैसियत में होगे कि तुम उसको वापस कर पाओ उसका पैसा। कोई खुद ही कंगला पड़ा है, मैं उधार दे दूं उसको, वो मुझे वापस ही नहीं लौटा पाएगा, मैं ऐसा उधार दूंगा क्यों? तो कोई भी क्रेडिटर भी ऐसा उधार नहीं देगा। फिर बात करते हैं गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। अब गवर्नमेंट हो गया, अथॉरिटी हो गया, बहुत सारे कानून हैं जो एक बिजनेस पे अप्लाई होते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो फिलहाल तो अभी इनकम टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई बिजनेस पैसा कमा रहा है तो बिजनेस से वो इनकम टैक्स भी तो लेंगे। तो वो कैसे लेंगे? उनको पता चलेगा भाई कितना कमाया, और कमाया कैसे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, फाइनल अकाउंट से देखकर पता चलेगा कितना प्रॉफिट कमाया। ठीक। रिसर्चर, कई लोग आप बिजनेस पे रिसर्च करते हैं तो उनके लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। कंज्यूमर और पब्लिक को भी हमें इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती है। ठीक है, ताकि उनको ये पता चले कि सोसाइटी से जो हम रिसोर्सेज लेके अपने बिजनेस को चला रहे हैं उनका हम दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। आपने कभी ये नहीं सोचा होगा, इनको इसलिए इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। फिर बात करते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कि भाई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम नंबर कर रहे थे, इनकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। पहला होता है रिलायबिलिटी, कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो रिलायबल यानी विश्वसनीय है भी या नहीं है, आप उस पर विश्वास कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए बेटा? रिलायबल होनी चाहिए, यानी जिसके पीछे सारे सोर्स डॉक्यूमेंट हो, सारे वाउचर हो, बिल हो। ऐसी कोई भी आपको डाटा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में नहीं देखना चाहिए जिसका कोई बिल नहीं है। बिल नहीं है तो इसका मतलब क्या? कैसे मैं मान लूँ कि वो बात सच है? फिर बात आती है रेलेवेंस की, कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो मिलनी चाहिए जिससे आप डिसीजन मेकिंग कर पाओ। मैं आप क्या कहते, बैंक से मुझे लोन लेना था, बैंक को मैंने ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी जिससे उसको पता ही नहीं चल रहा कि इसके पास पैसा आता कितना है, नहीं पता चल रहा ना, ये पैसा टाइम पे देता है या नहीं देता, ये इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं। इसके अलावा सारी इन्फॉर्मेशन दी रेलिवेंट। तो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है वो कैसी होनी चाहिए बेटा? रेलेवेंस होनी चाहिए, मतलब उसके रेलेवेंस होना चाहिए। फिर आता है अंडरस्टैंडेबिलिटी, आपको सही तरीके से प्रेजेंट करना आना चाहिए, डेबिट क्रेडिट की नॉलेज सही तरीके से हर एक चीज़ करनी आनी चाहिए, आपको सही फॉर्मेट बनाने आने चाहिए ताकि जो भी आप चीज़ें लिखो वो अंडरस्टैंडेबल हो। कंपेरेबिलिटी, आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वो कंपेयर की जा सकती है, और कंपेयर भी तभी की जाएगी जब आप सही तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करोगे, क्योंकि पूरे के पूरे वर्ल्ड में अकाउंटिंग के प्रिंसिपल, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं, वो फॉलो किए जाते हैं, ताकि हम दो बिजनेसेस की, जिसकी भी हम बात करें, सामने वाला बिजनेस जो भी है उससे हम अपने आप को कंपेयर कर सकें, क्योंकि उसने भी वही तरीके से हिसाब किताब करा जिस तरीके से मैंने करा है। ठीक है, कोई इंसान है कोई और ही लैंग्वेज बोल रहा है, मैं कुछ और ही बोल रहा हूँ, एक दूसरे को कैसे कंपेयर कर लेंगे हम? ठीक। फिर आता है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के दो सिस्टम है, जो आपकी बुक है उसका नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम।
ठीक, तो वो क्या हो गई बेटा, ये वाली। तो आप ये पढ़ रहे हो। एक होती है सिंगल एंट्री सिस्टम। सर इसमें फर्क क्या होता है बेटा? इसके अंदर दोनों एस्पेक्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट क्रेडिट, आपने पढ़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे हर चीज के दो एस्पेक्ट होते हैं, कंप्लीट तरीके से हम पूरी अकाउंटिंग को, एक एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसके दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम को हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इनकम्प्लीट डबल एंट्री सिस्टम। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम किसी एक ट्रांजैक्शन के दो इंपैक्ट नहीं ले रहे, हम दोनों एस्पेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन सारी की सारी ट्रांजैक्शन को नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे तो एक तुम सुई भी खरीदोगे तो उसकी भी ट्रांजैक्शन होगी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे मेन चीजों को देखा जाता है। यहाँ पे मेनली पर्सनल अकाउंट बनाए जाते हैं, भाई किससे कितना लेना, किससे कितना देना, बस इतना कर लिया। यानी ये छोटी अकाउंटिंग है। जो परचून की दुकान, किराने की दुकान में आप जाते हो ना, वो लिख लेते हैं। वो क्या कर रहे हैं बेटा? सिंगल एंट्री सिस्टम। वो हर एक चीज को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में? तो इसका भी एक छोटा चैप्टर है, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना आपको। पूरी की पूरी जो बुक है जिसमें 20-22 चैप्टर है, उसके अंदर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पढ़ रहे हो आप। फिर फीचर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, फीचर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के। इट मेंटेन्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड। मैंने आपको बताया ना, पूरा एक एक सुई तक का हिसाब रखेंगे। इट रिकॉग्नाइजेस टू फोल्ड एस्पेक्ट। ये दोनों एस्पेक्ट को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्या कितनी वैल्यू है, कितनी नहीं है, क्या रिसीव हुआ, क्या गया, है ना, क्या वैल्यू आई और क्या गई, हर एक चीज को। इन दिस सिस्टम वन एस्पेक्ट इज डेबिटेड एंड द अदर एस्पेक्ट इज क्रेडिटेड। ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट तरीके से हम दिखाते हैं दो एस्पेक्ट को। और यहाँ पे क्या है भाई? Since one aspect of transaction is debited and the other is credited, the total of the all debit and credit is equal. तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट जितना भी कर रहे हो, जब भी कोई काम कर रहे हो, एक चीज डेबिट और एक चीज क्रेडिट होगी सेम अमाउंट से। तो जितनी भी लाखों करोड़ों एंट्रीज भी कर लोगे आप, ट्रांजेक्शन कर लोगे, रिकॉर्डिंग कर लोगे, तो वो डेबिट क्रेडिट इक्वल ही होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम की। सबसे पहले रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और क्लोज। फिर वही सारी चीजें लेजर पोस्टिंग वगैरह होती है। क्लोज करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट को, प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट, समराइजिंग आ गया। तो वही सारी चीजें देखो दोबारा से लौट के आई ना आपके पास। एडवांटेजेस क्या होते हैं? साइंटिफिक सिस्टम है, यानी कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकती, प्रॉपर हर चीज का कॉज और इफेक्ट है हमारे पास। कंप्लीट रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शन के। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होती है, क्योंकि अगर हम सारी चीजें लिख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं उसके साथ, तो फिर बेटा आपके मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। आपने हर एक चीज, अगर मैंने सिर्फ सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को फॉलो किया, तो यानी मैंने सब कुछ तो लिखा ही नहीं है, तो चीजें मिसमैच हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होती है अकाउंट्स में, ठीक है। डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट और लॉस, और प्रॉफिट और लॉस बहुत सही तरीके से निकलता है यहाँ पे। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपको बिल्कुल करेक्ट मिलती है। फुल डिटेल पर्पस ऑफ कंट्रोल, पूरा एकदम जिस पर्पस के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस पर्पस के लिए आपको मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट रिकॉर्ड्स है ना। फिर कंपैरेटिव स्टडी इज पॉसिबल, यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल है। ये मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में पूरी तरह से हेल्प कर सकता है, और कोई भी फ्रॉड होता है या मिस अप्रोप्रिएशन होती है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका चैप्टर। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थियरी पढ़ने में अलग मजा है बेटा, और इससे आपकी बुद्धि बढ़ती है अकाउंटेंसी में। ये मत सोच सिर्फ सवाल सॉल्व कर लिए तो आपका सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 आप इसको लाइक करिए, क्योंकि इससे मिलती है भाई पूरी टीम को मोटिवेशन। एंड शेयर कीजिए सब बच्चों के साथ, क्योंकि अकाउंटिंग में इस तरह का कंटेंट आपको यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है हर जगह। ठीक, और कमेंट करके ज़रूर बताइए किस तरह का आपको लगा ये सेशन। फीडबैक मैं खुद आकर के देखता हूँ और बच्चों को रिप्लाई भी करता हूँ। अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो मेरा भी रिप्लाई करना ज़रूर बनता है। एंड नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और प्लेलिस्ट जाकर चेक करिए, पूरा का पूरा वन शॉट अभी तक जितने भी चैप्टर होने चाहिए आपके हाफ ईयरली में वो मैं कराता आया हूँ। तो अच्छे से पढ़ाई करो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।